नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित की अंडरवर्ल्ड डायरी में आपका स्वागत है। मैं फिर एक बार हाजिर हूं आपके सामने मुंबई के गुजरे वक्त की एक नई कहानी के साथ। दर्शकों, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं, हमारे कुछ इरादे होते हैं, लेकिन फिर अचानक कोई ऐसी घटना हो जाती है जो हमारी ज़िंदगी की दिशा बदल कर रख देती है। कई मामलों में ज़िंदगी को तहस नहस कर देती है। ऐसा ही कुछ हुआ मध्य मुंबई में रहने वाले शख्स अश्विन नायक के साथ। अश्विन नायक ने लंदन से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उसका इरादा था मुंबई वापस लौटकर यहाँ किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करने का और एक अच्छी ज़िंदगी जीने का। लेकिन उसके साथ हुआ कुछ और। अश्विन नायक का बड़ा भाई अमर नायक मुंबई में एक गिरोह चलाता था और जो अमर नायक के दुश्मन थे, घटनाक्रम ऐसे घटे कि वे अश्विन नायक के भी दुश्मन हो गए और ना चाहते हुए भी अश्विन नायक अंडरवर्ल्ड के दलदल में चला गया। लेकिन अश्विन नायक ने उस दलदल से निकलने की कोशिश भी की। 1992 में उसने सोचा कि अंडरवर्ल्ड की इस काली दुनिया को छोड़कर राजनीति में चले जाते हैं, वहाँ किस्मत आजमाते हैं। उसने ऐसा इरादा किया ही था कि एक उसके साथ ऐसी घटना हो गई जिसने कि उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। एक मामले में अदालत में पेशी के दौरान जब पुलिस अश्विन नायक को पेशी के लिए ले जा रही थी, तो उसी दौरान दुश्मन गिरोह यानी कि अरुण गवली के गिरोह के शूटरों ने अश्विन नायक के ऊपर फायरिंग कर दी। अश्विन नायक के सिर में गोली लगी। उस वारदात के बाद अश्विन नायक की जान तो बच गई, लेकिन सिर के जिस हिस्से में गोली लगी थी, उस हिस्से के कारण अश्विन नायक के कमर के नीचे के हिस्से को लकवा मार गया और अश्विन नायक हमेशा व्हील चेयर पर जीने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन इसके बावजूद मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अश्विन नायक गिरोह का झंडा बरकरार रहा। अश्विन नायक की दहशत आने वाले कई सालों तक बरकरार रही। अश्विन नायक के ऊपर हत्या की कोशिश और जबरन उगाही के कई आरोप लगे। उनके गिरोह के सदस्यों के ऊपर कई आरोप लगे। अब अश्विन नायक ने उस दुनिया को अलविदा कह दिया है। अश्विन नायक ज़्यादातर मामलों में बरी हो गए हैं और एक आम नागरिक की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में मेरी उनसे मुलाकात हुई और इस मुलाकात में उन्होंने संक्षेप में ही लेकिन अपनी ज़िंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं पर पर्दा डाला और साथ में नई पीढ़ी के लिए, जो कि अपराध की दुनिया का ग्लैमर देखकर आकर्षित हो रही है, उसके लिए एक संदेश भी दिया। तो सुनिए मेरी क्या बातचीत हुई अश्विन नायक से। अश्विन नायक जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जब आपसे मिलने आया तो मैंने एक चीज़ देखी कि आपके दफ्तर के बाहर हनुमान जी की एक मूर्ति है। यहाँ दफ्तर के भीतर भी मैं देख रहा हूँ कि हनुमान जी बैठे हुए हैं, उनकी प्रतिमा है। बिल्कुल। आप हनुमान जी के भक्त मालूम पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पिता के नाम ही मारुति है। वैसे हम पहले से भगवान जी हनुमान जी की पूजा करते हैं हमेशा। मैं धार्मिक हूँ वैसे भी रोज भगवान की पूजा करता हूँ। माता जी संतोषी माता है, हमारा मंदिर है, हमने बनाया हुआ काफ़ी साल हो गए। उसमें हमेशा दर्शन करता हूँ और दर्शन किए बगैर हम कभी जाते भी नहीं किधर बाहर। आज भी टिल टुडे मंदिर में होना, एक दिन में एटलीस्ट एक फेरी मारना होता ही है। मैं भगवान की पूजा करता हूँ, रोज मानता हूँ मैं। गॉड इज ग्रेट। और कर्मा पे मतलब ये जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। शायद हमने अच्छे कर्म किए इसके आज तक जिंदा है। आपने तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। आप मुंबई के सबसे, जब आप उस दौर में थे तो ये कहा जाता था कि सबसे वेल एजुकेटेड डॉन हैं आप, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद में आपके सामने पूरा करियर था। आप चाहते तो अच्छी खासी किसी कंपनी को ज्वाइन करके एक अच्छे से अपनी ज़िंदगी शांतिपूर्ण तरीके से बिता सकते थे। लेकिन ऐसे क्या घटनाक्रम हो गए कि आपको इस दलदल में फंसना पड़ा और आप इस अंडरवर्ल्ड का सदस्य बन गए, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आ गए? मैं ब्लेम नहीं करना चाहता किसी को। मैं फंस गया इसमें ऑनेस्टली। घसीटा गया बोलो, डिपार्टमेंट ने भी साथ नहीं दिया मुझे। और
ऐसे इंसिडेंट्स हुए बहुत सारे कि आपको बता ही नहीं सकता हूँ मैं। तो आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी फॉर इट। अपने आप को ब्लेम करना ठीक है, हो गया, खत्म हो गई बात, अब निकल गए, अब अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, बस लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और कुछ नहीं। मैं सिर्फ समझना चाहता था कि क्या एक वजह थी कि आपके जो बड़े भाई अमर नायक थे, उनके जो दुश्मन बने या उनके ऊपर जो आरोप लगे या वो जिन एक्टिविटीज में थे, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ा और आप जो है चाहते हुए भी इस दुनिया की ओर खींचे चले आए। आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी फॉर दिस, ना भाई को भी, बाकी यार दोस्तों को, बस फंस गए थे उसमें तो फंस गए, और कुछ नहीं। किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ मैं इसके लिए। लेकिन सर जब आप उस दुनिया में आए तो एक बहुत बड़ा हादसा आपके साथ में हो गया। बिल्कुल। आप जब कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे थे, एक मामले में आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और सेशन कोर्ट में आपको पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तब जो दुश्मन गिरोह के लोग हैं, गवली गिरोह के लोग, उन्होंने आप पे फायरिंग की थी और आपकी उसमें जान जाते जाते बची थी। जान तो आपकी बच गई, लेकिन उसके बाद में आपको कमर के नीचे पैरालिसिस हो गया और आप हमेशा के लिए व्हील चेयर पर हैं। कितनी मुश्किल, कितनी चुनौतीपूर्ण जिंदगी हो गई उस घटना के बाद आपके लिए? बहुत लाइफ तो बहुत डिफिकल्ट था, कैसे निकालेंगे, कैसे जिएंगे, और मालिक बहुत बड़ा है। स्लोली आई स्टार्ट रिकवरिंग। अब मेरी गोली सर में लग के आर पार हो गई थी। सर में आर पार हो गई? गोली कौन सी जगह लगी थी सर? यहाँ लग के और ऊपर डाइवर्ट हो गई वो, यहाँ से निकल गई वो। पर मुझे लगा था कि बाबा आई वोंट बी एबल टू मूव, हिल नहीं पाता कुछ नहीं, पर ग्रेजुअली स्लोली सेंसेशन आने लगा, बट थोड़ा कंट्रोल गया बॉडी के ऊपर गोली लगने के बाद। ठीक है, मेमोरी अभी भी ठीक है, बाय गॉड्स ग्रेस आई एम फाइन। लेकिन अब तो आप व्हील चेयर के साथ में क्या तो इफ्स एंड बट्स तो ही, थोड़ा बहुत तो होना है, ठीक है। 82% आई एम पैराप्लेजिक नाउ। अभी क्या इतना जिंदगी जी रहा है, 30 साल तो हो गए घटना को, अब कितनी जिंदगी है और हंसते जिएंगे और क्या। सर आपने एक काफी वक्त जेल के भीतर भी गुजारा, कई सारे मामले आपके खिलाफ चले, आप लगभग सभी मामलों में बरी हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं। बाहर आने के बाद में अब आपने वापस से अपनी जिंदगी किस तरह से शुरू की और किस तरह से आप अपनी लाइफ को पटरी पर लाने की कोशिश की आपने? जैसे देखो, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं यार दोस्त भी मेरे इसी क्षेत्र में है, और मेरे पास एक एम था कि बाबा नहीं, मैं कुछ कंस्ट्रक्शन में करूँ, कि अपने को नॉलेज है उसके अंदर, तो बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स है, फ्रेंड्स है, इस सब से हमने काम शुरू किया हमारा। ऐसे हमारे यहाँ की प्रॉपर्टी डेवलप करनी थी, वो भी शुरू हो गई, बाकी 2-4 प्रॉपर्टीज है डेवलप कर रहे हैं, थोड़ा चल रहा है। वापस से अपनी लाइफ शुरू करने में भी आपको दिक्कतें आई होंगी, तो किस तरह की चुनौतियां थी? क्योंकि आपके ऊपर एक जो है मुहर लग गई थी कि आप एक खतरनाक व्यक्ति हो, आप एक अंडरवर्ल्ड डॉन हो, और फिर बाहर निकलने के बाद में जो फिर से अपने आप को एक सामान्य नागरिक के तौर पर पेश करना, एक सामान्य जिंदगी जीना, जाहिर हो चुनौतीपूर्ण होगा। पहले लगा मुझे कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, हाउ दे वुड रिएक्ट टू मी। मैं किसी को मिलूँ या कोई व्यापारी को मिलूँ या कोई कॉन्ट्रैक्टर को मिलूँ, क्या रिएक्शन होगी उसकी। बट मुझे मिलने के बाद में दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि नहीं, ये आदमी गलत नहीं हो सकता। कौन से लोग ने सपोर्ट किया? फैमिली का क्या रुख था? फैमिली तो मेरे साथ में थी हमेशा, ऑलवेज, एंड इवन यार दोस्त, फ्रेंड्स, एवरीबॉडी दे आर विथ मी। हर दोस्त, हमारे बिल्डिंग के लोग, हमारी सोसाइटी के लोग, स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स, दे आर विथ मी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। नेक्स्ट अब आप उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जो कि अंडरवर्ल्ड में इतना समय बिताने के बाद में आप बाहर निकल कर आए और आज एक सामान्य नागरिक के तौर पर अपने जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। आज के युवाओं को आप क्या सलाह देंगे या किस तरह की चेतावनी देंगे ताकि वो उस दुनिया में ना जाएं? क्योंकि उस दौर में जब ये सारा कुछ हो रहा था तो बहुत सारे जो युवा हैं वो उसकी तरफ आकर्षित हुए थे, उन्होंने गैंग्स अलग अलग ज्वाइन की थी, गैंग वॉर में इन्वॉल्व थे, शूट आउट में इन्वॉल्व थे, एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व थे। तो आज के युवाओं को आप क्या नसीहत देंगे, क्या चेतावनी देंगे? देखो, ये वन वे ट्रैफिक है, ये
वन वे ट्रैफिक, यू कैनॉट गेट आउट ऑफ दिस हेल। और यह तुम चाह के भी नहीं निकल सकते हो। मे बी आई एम लकी, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं निकल पाए उसके अंदर से। और यंगस्टर को बोलूँगा ये सब छोड़ दो, सब तो कुछ मज़ा नहीं है, क्योंकि एक टाइम तुम अंदर चले जाओगे तो अभी निकलना बहुत मुश्किल है। लॉज हैव चेंज, कायदे कानून बदली हो गए, और वैसा क्राइम भी नहीं रहा। अब तो जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था इंटरव्यू में, ये अभी वाइट कॉलर क्राइम एंड बाकी ये दूसरा साइबर क्राइम ज़्यादा ही है। बाकी अब तो गैंगवॉर का ऑलमोस्ट फिनिश्ड। 1% एक आध साल में एक आध बार इंसिडेंट होता है कोई ना कोई, ऐसा कुछ नहीं। आई डोंट थिंक सो गैंगवॉर एग्जिस्ट नाउ। तो इस वक्त जो है अगर आज के अपराधों की बात करें तो ड्रग्स रैकेट बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। मेफेड्रॉन जो है ड्रग्स, वो जगह जगह पर गली मोहल्लों में मिलने लग गया है। युवा बड़े पैमाने पर इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, और कई बड़े जो ड्रग रैकेटियर्स हैं, अब आज उनकी काली कमाई का एक जरिया ड्रग्स बन गया है। इस तरह के ड्रग्स जो है, इस पर आप क्या सोचते हैं? ये तो नए नए नाम सुन रहा हूँ मैं, ये ड्रग्स। पहले हम लोग चरस, गांजा, अफीम ये सब सुनते थे। अब तो एमडी एंड शमडी एंड व्हाट नॉट, आई डोंट नो, ये सब नाम सुनने में आए। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है ये सब। ये वंस यू गेट एडिक्टेड, छूटना बहुत कठिन है, निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो यंगस्टर को बोलूँगा जस्ट गिव इट अप, छोड़ दो, इसमें कुछ मजा नहीं है। हार ही है तुम्हारी, जीत तो है नहीं उसके अंदर कुछ। सर आप नाइक साहब, जो जब आप तमाम मामलों से बरी हो गए, फिर से अपनी जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, तो व्यवसाय आपने रियल एस्टेट ही चुना, जो कि आपका कहना है कि आप सिविल इंजीनियर थे, तो आप ये पसंद का ये पेशा रहा है। क्या आपने कभी राजनीति में जाने की नहीं सोची? सोचा था, बट वो टाइम नहीं है मेरे लिए, ऑनेस्टली बोलूँ तो। जेल में होने के बाद 92 के बाद में सोचा था कि मैं जाऊँ राजनीति में जाऊँ, पर अगले इंसिडेंट मेरे पे हो गया, मेरे पे अटैक हो गया, तो फिर वो ड्रॉप आइडिया। तब मेरे बंधु थे, हमारे बंधु बड़े भाई, फिर वो निकल नहीं पाए फिर उसके अंदर से, ऐसे हो गया। मतलब जिस वक्त आप सोच रहे थे कि अंडरवर्ल्ड को छोड़कर मैं राजनीति में कदम रखूं, उसी वक्त में आपके ऊपर ये हमला हो गया और जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। करेक्ट, 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 एब्सोल्युटली। लेकिन मौजूदा राजनीति के बारे में आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? आज आप किसी वक्त में बाला साहब ठाकरे आपका नाम लिया करते थे, और वो अगर कई भाषणों में अगर वो दाऊद को कांग्रेस का मानते थे, तो आपको और अरुण गौली को, चूंकि आप लोग हिंदू हैं, तो अपना माना करते थे। आपके बारे में भी कई बार जिक्र किया। तो ये बताइए, आज जो उनके बेटे हैं, उनकी शिवसेना तो अब दो फाड़ हो गई है। एक उद्धव ठाकरे का एक खेमा है, एक एकनाथ शिंदे का। राज ठाकरे पहले ही अलग हो गए 2005-6 में, उन्होंने अलग पार्टी बना ली। अब आज जिस तरह की दुर्गति शिवसेना की हुई है, और एमएनएस जो है उसका भी हाल ठीक नहीं है, वो एक भी सीट नहीं जीत पाई। दोनों ही पार्टियों की हालत ठीक नहीं है, दोनों भाइयों की पार्टी की हालत ठीक नहीं। आपको लगता है कि दोनों भाइयों को फिर से एक साथ आ जाना चाहिए, और अगर साथ में आते हैं तो शायद दोनों का इसमें भला होगा? दोनों साथ में आना चाहिए, अभी भी लगता है मुझे। इसी तुम यूनाइट होके कुछ, तुम आपस में लड़ोगे तो कुछ मजा नहीं है। इकट्ठा होगे तो बहुत बढ़िया है, ताकत बनेगी, एक मुट्ठी बन जाएगी तुम्हारी। और क्या बोल सकता हूँ मैं? पॉलिटिक्स, राजकारण मेरा विषय नहीं है, ऑनेस्टली बोलता हूँ मैं। मतलब एक समय था कि मैं सोचता था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ, राजकारण में जाऊँ, अब नहीं, अब समय नहीं है वो। और मेरा हेल्थ भी परमिट नहीं करेगा मुझे, पहली बात तो। कभी आपकी बाला साहब ठाकरे से मुलाकात हुई थी कोई? काफी समय बाद, पहले होती थी हमेशा। उनसे जुड़ा कोई किस्सा याद आ रहा हो? I was very fond of him. He was a man of word. मतलब मैंने सोचा नहीं कि बाबा ये इस तरह का आदमी, मतलब थोड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड है,
कैसे, कभी तो सोचा नहीं उन्होंने, नो थॉट ऑफ इट। क्या बताओ उनके बारे में। आपकी पत्नी उनकी पार्टी से जुड़ी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम भी बाला साहब से बहुत एफिलिएटेड थे। आप बाला साहब से प्रभावित थे? काफी काफी। अब सर मैं अगर आगे की बात करूं तो आज मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक तरह का वैक्यूम आ गया है। मतलब 90 के दशक में अगर बड़े जो गिरोह एक्टिव थे, दाऊद गिरोह एक्टिव था, छोटा राजन गिरोह एक्टिव था, अरुण गौली, आपके नाम का गिरोह था, अबू सलेम बाद में लेट 90s में आया। ये सारे गिरोह जो है आज ठंडे पड़ गए हैं। दाऊद ने अपना ऑपरेशन वाइंड अप कर लिया, छोटा राजन जेडे हत्याकांड में जेल में है, अरुण गौली कमलाकर जान छिंदकर मामले में वो भी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, अबू सलेम वो भी उम्र कैद की सजा काट रहा है। आप विड्रॉ हो गए उस दुनिया से, तो आज जो वैक्यूम है, क्या आपको लगता है कि जो मुंबई के बाहर के गिरोह हैं वो मुंबई शहर में जो अंडरवर्ल्ड समाप्त हुआ है उस दौर का, यहाँ पर जो शांति व्याप्त हो उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि बाहर वाला कोई आके इधर कैपिटलाइज करे। और मुंबई पुलिस इतनी फास्ट है, इतनी एक्शन में फास्ट है कि वो कभी होने नहीं देंगे, ना ही कभी होगा, पॉसिबल नहीं है। और एक आध इंसिडेंट हो गया ठीक है, बाकी बट इट्स नॉट दैट सो इजी है। मुंबई में इतना आसान नहीं है, मुंबई पुलिस सूंघ लेती है। तो ये बातचीत थी अश्विन नाइक के साथ। अश्विन नाइक जैसे बहुत ही कम लोग हुए हैं जो कि अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया में गए भी और वहां से बाहर निकलकर अब साधारण जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस जैसे तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे साथ और हर शुक्रवार को जितेंद्र दीक्षित की अंडरवर्ल्ड डायरी देखना ना भूलें। नमस्कार।